प्रिय बच्चों, आज हम लोग 12वीं कक्षा के हिंदी आधार के पाठ्यपुस्तक की पहली गद्य रचना पढ़ेंगे। शीर्षक है भक्ति। इसकी रचनाकार महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा मूलतः छायावादी चतुष्टय की श्रेष्ठ कवयित्री हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में चौथा स्तंभ के रूप में महादेवी वर्मा को जाना जाता है। छायावाद की विशेषताओं का उल्लेख अभी समीचीन नहीं होगा, मगर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि छायावाद के जो चारों लेखक हैं, उन्होंने समान रूप से काव्य और गद्य दोनों में सफलतापूर्वक लेखन किया है और हिंदी के आधुनिक काल का अगर स्वर्ण युग छायावाद को कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा, इन चारों ने जो कविताएं लिखी और गद्य में भी लेखन किया, वह आधुनिक हिंदी साहित्य की अमूल्य कृति है। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। परिवार में बहुत दिनों से पुत्री नहीं हुई थी, तो काफी स्नेह के साथ इनका लालन पालन हुआ और उस समय की जो परंपरा थी उसके अनुसार मात्र 9 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया। उस समय इनके पति 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। बाद में वे डॉक्टर बने। नाम था डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा। विवाहोपरांत वे ससुराल गई और वहां का शासन, वहां की परंपरा इनको रास नहीं आई और कुछ ही दिनों के बाद फिर वापस मैके चली आई, जहां इन्होंने जमकर पढ़ाई की और इंटरमीडिएट में संयुक्त प्रांत की परीक्षा में, इंटरमीडिएट में ही नहीं मैट्रिक में भी इन्होंने संयुक्त प्रांत की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, यानी टॉप किया। और इंटरमीडिएट में भी इन्होंने अपनी उसी स्थिति को बरकरार रखा, यानी इंटरमीडिएट में भी उन्होंने 3 प्रांतों को मिलाकर के जो परीक्षा होती थी उसमें टॉप स्थान प्राप्त किया। आप इससे इनकी प्रतिभा का अंदाजा लगा सकते हैं। फिर उन्होंने संस्कृत में बीए किया, एमए किया और प्रयाग महिला विद्यापीठ में ये प्राचार्य बन गई और मृत्यु पर्यंत कुछ दिनों के लिए राज्यसभा का सदस्य बनी। बस उतने ही समय के लिए वे उससे अलग नहीं तो प्रयाग महिला विद्यापीठ में सफल प्राचार्य के रूप में इन्होंने अपना कार्य किया। बहुत सारी बातें हैं महादेवी जी के संबंध में। इन्हें जानवरों से
निक्षेत्र प्राणियों से भी अत्यधिक प्रेम था और घर में कुत्ते, बिल्ली, हिरण, खरगोश इत्यादि के इन्होंने पाल रखे थे। अलग अलग इनके निबंधों में, इनके शब्द चित्रों में, रेखा चित्रों में इसका उल्लेख है। ये प्रस्तुत रचना साहित्य की दृष्टि से निबंध साहित्य है और निबंध साहित्य के भेदों में जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, शब्द चित्र, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, ये सब निबंध साहित्य के प्रकार हैं जिसमें इनकी रचनाएं, अधिकांश रचनाएं इनकी रेखा चित्र और शब्द चित्र लोग लगभग दोनों में समानता है। कहानी और रेखा चित्र में फर्क यही है कि कहानी में घटनाओं की प्रधानता होती है और रेखा चित्र और शब्द चित्रों में पात्र की प्रधानता होती है। एक साधारण से पात्र को रचनाकार उठाता है और उसे झाड़ पोंछ कर, निखार कर इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि बिल्कुल सामान्य पात्र रचना के अंत तक आते आते विशिष्ट पात्र बन जाता है। प्रस्तुत रचना, अब दूसरे रचनाकारों की भी रचनाएं देखेंगे तो आपको इसका पता चलेगा। भक्तिन शीर्षक रचना के 3 अध्याय हैं। प्रारंभ में रेखा चित्र के नियमों का पूर्णतः निर्वहन करते हुए उन्होंने रेखा चित्र में बिल्कुल एक चित्रकार की भांति रचनाकार किसी पात्र का चित्र खींचता चला जाता है, बनाता चला जाता है। कवि रचनाकार ब्रह्मा होता है और इस वेधा में यह बात पूरी तरह से चरितार्थ है। 3 खंडों में यह रचना है, 3 अध्याय में। पहले अध्याय में प्रारंभ में रचना के आप देखेंगे कि भक्तिन के व्यक्तित्व का चित्रांकन है। वो छोटे कद, पतले होठ और माथे की रेखाएं सिकड़ी हुई। जब पहली बार लेखिका के यहां आती है, उनका लेखिका कहती है मुझे याद नहीं है कितने दिन हो गए, लेकिन अगर भक्तिन से कोई पूछे तो वो बताती है कि यही कोई 50 वर्ष से संग रहते हैं, यानी 50 वर्षों से वह लेखिका के साथ रह रही है। यानी पहले ही रचना के प्रारंभ में ही यह पता चल जाता है कि किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर अपने ढंग से प्रस्तुत करने की उसकी आदत है। फिर आगे चलकर रचना में लेखिका बताती है कि सेवक धर्म में हनुमान से उसकी तुलना की जा सकती है। जिस प्रकार सेवक धर्म में, भारतीय संस्कृति, भारतीय वाङ्मय में हनुमान का उदाहरण है सेवक का, तो बिल्कुल उन्हीं के समान। वह कोई अंजना की पुत्री नहीं है, लेकिन उनसे उनकी तुलना की जा सकती है क्योंकि उसकी ईमानदारी की पराकाष्ठा उसको उस स्थान पर जाकर प्रतिष्ठापित करती है। रचना के
पहले अध्याय में भक्तिन के जीवन वृत्त के बारे में बताते हैं कि वह किस तरह से झूसी गांव के अहीर के घर में पैदा हुई और मात्र 5 वर्ष की अवस्था में उसकी शादी कर दी गई। पिता को बहुत स्नेह करते थे, बड़ी दुलारी बेटी थी पिता की, लेकिन माता जो सौतेली थी, विमाता थी, उसने जल्दी से पुत्री से छुटकारा पाने के लिए शायद यह कार्य किया कि 5 वर्ष की अवस्था में ही उसका विवाह कर दिया झूसी गांव के ग्वाले के साथ। और नहीं, झूसी नहीं, कोई गांव का नाम कोई दूसरा है। झूसी गांव में तो उसका जन्म ही हुआ था। हड़िया के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू के रूप में उसका विवाह कर दिया। और जब 9 वर्ष की हुई तो उसका गौना करा दिया गया, यानी उसको माता पिता ने विदा कर दिया। पिता से बहुत अधिक स्नेह था, इसलिए पिता के बीमार होने की सूचना उनको तब भी दी गई, भक्तिन को तब दी गई जब पिता की मृत्यु हो गई। काफी दुख हुआ, अपना क्षोभ प्रकट किया। आप रचना में पढ़ेंगे कि किस प्रकार उसको बताया भी नहीं गया कि उसके पिता का देहांत हो गया है, और उसकी सास ने उसको गहने और वस्त्र पहनाकर उसको मैके भेज दिया, कहा कि जाओ घूम करके आओ। वहां गई तो पता चला कि पिता का देहांत हो चुका है। रचना का दूसरा अध्याय वहां शुरू होता है जहां भक्तिन का वैवाहिक जीवन उसके ससुराल में काफी कष्टपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा अपराध किया था कि उसने 3 बेटियों को जन्म दिया। उसकी जो जेठानियां थी, उसकी जो सास थी, उस सब के बेटे थे, बेटों वाली थी। और समाज में लेखिका ने लगभग अपनी तमाम रचनाओं में स्त्रियों की जो सामाजिक दशा है, दुर्दशा कहिए उसको, उसके बारे में बताया है और उसकी बेहतरी के लिए जीवन पर्यंत वे प्रयास करते हैं। पति की मृत्यु हो जाती है। पहले तो अपने सास और अपनी जेठानियों के अत्याचार से वह इतनी दुखी होती है कि घर में बंटवारे की बात करती है। पति का इस पर अगाध प्रेम है, इसलिए पति इससे सहमत हो जाता है और विवाह के बंटवारे के कुछ ही दिनों के बाद इसके पति का देहांत हो गया। फिर इसके दुख का सिलसिला वहां से और भी ज्यादा बढ़ गया। इसकी संपत्ति पर इसके जेठ और जेठौतों की नजर थी। तो पहले तो लक्ष्मण से, जिसका नाम भक्तिन रखा था लेखिका ने, लक्ष्मण से उन लोगों ने विवाह का आग्रह किया कि दूसरा विवाह कर लो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। लेकिन इसने साफ मना कर दिया। लेकिन जब वे जिद पर अड़े रहे तो इसने सिर उठाकर और कंठी माला धारण कर यह साबित कर दिया कि वह जीवन में कभी विवाह के बारे में नहीं सोचे। दुर्भाग्य का सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। उसकी बड़ी बेटी, जिसका उसके पति ने बड़े ही उत्साह के साथ और बड़े ही शान शौकत के साथ विवाह किया था, उसके पति का देहांत हो गया।
अब उसकी बेटी उसके साथ रह रही थी और उसकी बेटी के विवाह पर उसके परिवार वालों की नजर थी। परिवार में जो शोषण का दमन का चक्र चलता है, संपत्ति को हथियाने की जो होड़, जहां कोई कमजोर पड़ा, जहां किसी के घर में आग लगी कि उससे अपना हाथ सेकने वाले, हाथ गर्म करने वाले लोग आसपास जुट जाते हैं, जमा हो जाते हैं। जैसे गिद्ध लाश पर मंडराता है, वही स्थिति हमारे समाज की है कि जब कोई व्यक्ति अपनी बुरी हालत में होता है, दुर्दशा में होता है, तकलीफ में होता है, तो उसका फायदा उठाकर उसकी संपत्ति पर बुरी नजर डालने वाले समाज में आज भी हैं और पहले भी। अब उसकी बेटी की शादी की बात होती है, उसके लिए वे लोग प्रयास करते हैं। उसका जेठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाता है, लेकिन उसकी बेटी भी उसको पसंद नहीं करती है, मना कर देती है। एक दिन साजिश के तहत वो कमरे में, जब वह घर में कोई नहीं होता, घुस जाता है और कुंडी चढ़ा देता है। वह उसकी मरम्मत करती है, लेकिन उसके बावजूद जो समाज है, जो पंचायत है, वह यह फैसला लेती है कि दोनों एक बंद कमरे में पाए गए, इसलिए इनका विवाह करना ही उचित होगा। और न चाहते हुए भी भक्तिन को यह जहर निगलना पड़ता है। धीरे धीरे भक्तिन टूटती चली जाती है, बेटी की हालत उससे नहीं देखी जाती। खेती बाड़ी जिसमें उसका खूब मन लगता था, अब वो उसका मन उससे उचट जाता है। और लगान नहीं देने पर एक दिन जमींदार ने दिन भर धूप में जब उसे रखा, तो दूसरे ही दिन भक्तिन ने शहर का रास्ता ले लिया। अब तीसरा अध्याय शुरू होता है। तीसरे अध्याय में वह लेखिका के पास पहुंचती है, जहां लेखिका उसके वेशभूषा, रूप रंग को देखकर उसको किसी भक्तिन के परिवेश में देखकर वह उसको भक्तिन नाम देती, और वहां से उसके जीवन का तीसरा अध्याय शुरू होता है, जहां वह एक बहुत ही अच्छी सेविका के रूप में अपने आप को स्थापित करती है। भक्तिन की छोटी छोटी आदतें लेखिका को प्रारंभ में पसंद नहीं आती, लेकिन बाद में वे उसकी आदी हो जाती। पढ़ी लिखी लेखिका को भक्तिन अपने व्यवहार से, अपने संस्कार से, अपनी आदतों से बदल देती है, और वह अपने आहार व्यवहार में किंचित भी बदलाव नहीं लाती। आप इस रचना को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार भक्ति में छोटी छोटी बुराइयां भी हैं। जैसे वह हर बृहस्पतिवार को नाई को बुलाकर अपने सिर के बाल मुड़वाती है, क्योंकि विधवा थी। लेखिका इसके लिए मना करती है। लेखिका को स्त्रियों का सिर मुड़ाना पसंद नहीं है, लेकिन वह कहती है कि शास्त्र में लिखा हुआ है, और जबरदस्ती अपनी बात मनवाती है। लेखिका का पैसा इधर उधर रखा हुआ मिलता है, तो उसको ले जाकर वह रसोई घर के मटके में रख देती है, और उसको वह चोरी नहीं मानती। ये छोटी छोटी एक आध बुराइयां उसमें लेखिका ने दिखाई है, लेकिन उसकी अच्छाइयों के आगे वह बहुत कम है। उसके भीतर जो अच्छाइयां है वह उसे बहुत ही सामान्य से बहुत ही विशिष्ट बना देती है।
जैसे जब विश्व युद्ध छिड़ता है तो वह अपने तमाम जमा पूंजी को लेकर लेखिका के पास पहुंचती है और यह कहती है कि आप मेरे साथ गांव चले चलिए, जहां मैं आपके रहने का, आपके पढ़ने लिखने का सारा इंतजाम, आपके आराम का सारा इंतजाम कर। यहां तक कि इस रचना के अंत में जब जेल जाने की बात होती है तो वह लेखिका के साथ जेल जाने के लिए भी तैयार है। वह एक मिनट भी लेखिका का साथ नहीं छोड़ती और अपने सेवा के धर्म का निर्वहन करती है। लेखिका इस रचना के अंत में कहती है कि जिस दिन ऊपर से बुलावा आ जाएगा उस दिन यह बेचारी वृद्धा क्या करेगी, यह मुझे समझ में नहीं आता। यह एक बहुत ही मार्मिक और जो सामाजिक परिवेश है, खासतौर से ग्रामीण सामाजिक परिवेश, उसको स्पष्ट करती हुई रचना है। इसको आप पढ़ेंगे, इसका प्रश्नोत्तर हम लोग अगले दिन करेंगे।